हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं गुंजन एरन। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं क्लास 10 फिजिक्स भौतिक विज्ञान से चैप्टर नंबर 1 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की, जिसमें हम अपना अपवर्तन वाला टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं। और हमारा आज का टॉपिक है अपवर्तनांक क्या होता है। साथ ही कुछ और टॉपिक्स की भी बात हम यहाँ करने वाले हैं। तो सबसे पहले पढ़ लें अपवर्तनांक क्या होता है। किन्हीं दिए हुए माध्यमों के युग्म के लिए, क्योंकि जब भी हम यहाँ अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो हम प्रकाश की किरण को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में लेकर के जा रहे हैं, इसीलिए माध्यमों के युग्म के लिए होने वाले दिशा परिवर्तन के विस्तार को अपवर्तनांक के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब भी कोई एक प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से कुछ विचलित हो जाती है, ऐसा हमने अपवर्तन में पढ़ा था। तो वह कितना विचलित होती है, वह कितना दिशा परिवर्तन करती है, उसी की ही माप को कहा जाता है अपवर्तनांक। माना प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रवेश कर रही है। मान करके चलें ये एक बाउंड्री दे रखी है, इसके ऊपर माध्यम 1 है और इसके नीचे माध्यम 2 है। तब यदि एक प्रकाश किरण यहाँ आकर के गिरती है और वह माध्यम 2 में जा रही है तो वह अपना कुछ ना कुछ मार्ग परिवर्तन जरूर कर रही होगी। तब इन दोनों माध्यमों का आपेक्षिक यदि हमें अपवर्तनांक निकाल करके बताना है, हम माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक निकाल रहे हैं। माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष, क्योंकि 1 से ही हम 2 में आ रहे हैं, इसीलिए माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक जिसे प्रदर्शित किया जाता है n21 से, जिसका निकाल रहे हैं उसे पहले लिखते हैं और जिसके सापेक्ष निकाल रहे हैं उसे बाद में लिखते हैं। इसके लिए फॉर्मूला होता है माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। जिस माध्यम से वह आ रहे हैं उनकी चाल को ऊपर रखेंगे और जिनमें वह आ रहे हैं उनकी चाल को नीचे रखेंगे। तो n21 का फॉर्मूला हो जाता है v1 बटे v2। इसी तरीके से यदि हमें माध्यम 1 का अपवर्तनांक निकालना है 2 के सापेक्ष, 1 का अपवर्तनांक 2 के सापेक्ष निकालना है, तो इसीलिए हम लिखेंगे v2 बटे v1। जिनके सापेक्ष निकाल करके बताना है उन्हें हम ऊपर रख करके बताते हैं। n21 बराबर होगा v2 बटे v1 के। इस तरीके से ये अपवर्तनांक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद दिया गया है निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक में क्या होता है, यदि माध्यम 1 जो हम ऊपर वाली डेफिनेशन ले रहे थे उसमें वह निर्वात या वायु को प्रदर्शित करता है। माध्यम 1 को हम निश्चित कर दें कि हमेशा प्रकाश किरण निर्वात या वायु से ही किसी और माध्यम में जा रही है, तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक यदि हम निकाल रहे हैं तो उसे हम निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। यदि कोई प्रकाश किरण निर्वात या वायु से किसी और माध्यम में जा रही है तो जो दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है वह निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाता है। तो यहाँ हमने लिखा यदि माध्यम 1 निर्वात या वायु है तब माध्यम 2 का अपवर्तनांक हम निर्वात के सापेक्ष मान करके निकालेंगे, तब यह माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहलाएगा। अब हम यहाँ फॉर्मूला पढ़ा माध्यम 2 का 1 के सापेक्ष n21 का फॉर्मूला v1 बटे v2 के बराबर। अब यहाँ जो v1 है वो प्रदर्शित कर रहे होंगे निर्वात या वायु को, और वायु में जो निर्वात में प्रकाश की चाल होती है वह c के बराबर होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के बराबर होती है। इसलिए हम v1 को रिप्लेस कर सकते हैं c से, और माना दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v के बराबर है, तब फॉर्मूला हो जाता है n बराबर c बटे v, जहाँ c प्रदर्शित कर रहे होंगे निर्वात में प्रकाश की चाल को, और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वह निश्चित होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। साथ ही यहाँ एक और एक्स्ट्रा पॉइंट है, हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। हीरा सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक रखता है और इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 2.42 होता है। यदि हमें किसी भी वस्तु का अपवर्तनांक दे रखा है तो इसका मतलब है हमें दिया है हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा 1/2.42 गुना कम है। हीरे में यदि हम प्रकाश को गमन करा रहे हैं तो वह निर्वात की अपेक्षा इतने गुना कम चाल से चल रही होगी। जो भी हमें अपवर्तनांक दे रखा है उसे बटे में लिखेंगे और गुना करके कम लिख लेंगे। साथ ही हम ये भी लिख सकते हैं, यदि हम निर्वात शब्द को पहले लिख लें तो हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे की अपेक्षा 2.42 गुना अधिक होती है। निर्वात को पहले लेकर के चलेंगे, निर्वात की चाल हीरे में प्रकाश की चाल की अपेक्षा 2.42 गुना अधिक होती है। और यदि हीरे की पहले लिख रहे हैं हीरे में प्रकाश की चाल तो वह निर्वात की अपेक्षा 1/2.42 गुना कम होती
है। फिर उसके बाद पढ़ना है प्रकाशिक सघन माध्यम क्या होते हैं, डेंसर मीडियम किन्हें कहा जाता है। दो माध्यमों की तुलना करते समय जिनका अपवर्तनांक ज़्यादा होता है वही प्रकाशिक सघन माध्यम कहलाता है पहले वाले माध्यम की अपेक्षा में। मान कर के चलिए एक माध्यम 1 दे रखा है, दूसरा माध्यम 2 दे रखा है। माध्यम 1 का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो माध्यम 1 सघन माध्यम कहलाएंगे 2 की अपेक्षा, और यदि 2 का अपवर्तनांक ज़्यादा है तो माध्यम 2 सघन माध्यम कहलाएंगे 1 की अपेक्षा। इसी तरीके से प्रकाशिक विरल माध्यम का मतलब होता है रेयर एंड मीडियम। दो माध्यमों की तुलना करते समय जिनका भी अपवर्तनांक कम है वही उन दोनों में विरल माध्यम कहे जाते हैं। साथ ही इनके लिए कुछ रे डायग्राम यहाँ और बनाए गए हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, कम अपवर्तनांक वाले माध्यम से ज़्यादा अपवर्तनांक वाले माध्यम में जाती है तो उसकी चाल धीमी हो जाती है। यहाँ हमने एक रचना कर रखी है, ये एक तल प्रदर्शित किया है जिसके ऊपर विरल माध्यम है और जिसके नीचे सघन माध्यम है। माना एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है, जाना तो उसे सीधे चाहिए था लेकिन वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। लेकिन किस ओर विचलित होगी वह बताएगा हमें कि हम किस माध्यम से किस माध्यम में जा रहे हैं। यदि हम विरल से सघन में जा रहे हैं तो उसकी जो किरण है, प्रकाश किरण है, वह अभिलंब की ओर झुकते हुए जाती है। यदि हम विरल माध्यम से सघन माध्यम में गति करते हैं तो प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। यहाँ लिखा गया है यदि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो उसकी चाल धीमी हो जाएगी और वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी, क्योंकि विरल माध्यम में जो कण होते हैं वह दूर दूर स्थित होते हैं, प्रकाश यहाँ आसानी से गमन कर सकता है, जबकि सघन माध्यम में जो कण होते हैं वह पास पास होते हैं, इसीलिए प्रकाश की जो चाल है वो थोड़ी धीमी पड़ जाती है। नेक्स्ट लिखा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। अब सघन से विरल में जा रहे हैं, सघन का मतलब है जिसका ज़्यादा अपवर्तनांक और विरल का मतलब है जिसका कम अपवर्तनांक। तो यदि हम ज़्यादा अपवर्तनांक से कम अपवर्तनांक में जा रहे हैं तो जो प्रकाश किरण होती है वह अपने मार्ग से अभिलंब से दूर हट जाती है। पहले तो अभिलंब की ओर झुक रही थी, अब अभिलंब से दूर हट कर जाते हुए वह गति कर लेती है। साथ ही जब सघन से विरल में जाते हैं तो चाल बढ़ जाती है, तो जब भी उसकी चाल बढ़ जाएगी और ये अभिलंब से दूर हट जाते हैं। दोनों आपने केस पढ़ लिए। यदि प्रकाश किरण विरल से सघन में जा रही है तो क्या होगा, और यदि सघन से विरल माध्यम में जा रही है तो क्या होगा। दोनों ही केस आपको याद रखने हैं। इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 194 पर अब तक पढ़ाए गए सिलेबस से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, हम उन्हें भी पढ़ लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है तो क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी या अभिलंब से दूर हटेगी। साथ ही बताइए कि वह ऐसा क्यों करेगी। अब हम वायु में गमन करती प्रकाश किरण को जल में लेकर के जा रहे हैं। वायु होता है विरल माध्यम और जल होता है सघन माध्यम, एक दूसरे की अपेक्षा में। तो जब भी हमने अभी इससे पहले पढ़ा कि यदि हम एक विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं तो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। वायु में गमन करती प्रकाश की किरण यदि जल में तिरछी प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। क्यों झुक जाएगी, क्योंकि जब भी प्रकाश किरण विरल अर्थात वायु माध्यम से सघन अर्थात जल माध्यम में प्रवेश करेगी तो वह प्रकाश के अपवर्तन के ही कारण अभिलंब की ओर झुक जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। 1.50 अपवर्तनांक अर्थात n का मान दे रखा है, अपवर्तनांक का मान दे रखा है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, कांच के लिए प्रकाश की चाल पूछ रहे हैं। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड दिया गया है। अब प्रकाश वायु से कांच में जा रहा है तो इसलिए अपवर्तनांक लिखेंगे वायु में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल। वायु का मतलब निर्वात से ही ले लेते हैं क्योंकि दोनों में प्रकाश की चाल एक ही जैसी होती है। कांच का अपवर्तनांक दे रखा है 1.50। निर्वात में प्रकाश की चाल का मान निश्चित है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में प्रकाश की चाल हमें याद करके बतानी है, v का मान कैलकुलेट करना है। यदि इन दोनों का पक्षांतर एक दूसरे की तरफ कर दें, इन दोनों की को एक दूसरे से इंटरचेंज कर दें, v को ऊपर ले जाएं तो 1.50 को नीचे लिख लेने पर 1.5 से यदि 3 में भाग करेंगे तो 1.5 दूनी 3 होते हैं, तो 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। अतः कांच में प्रकाश की चाल का मान 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात करके बताइए। जब भी आपको सारणी नहीं भी दे रखी है, केवल यह पूछा जाता है कि अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, तो हीरे का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। ये अभी आपने थ्योरी में पढ़ा था, जिसका अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है वही सबसे अधिक प्रकाशिक घनत्व होता है। इसीलिए अधिकतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम हीरा होगा और सबसे कम अपवर्तनांक वायु अर्थात निर्वात का होता है। इसीलिए न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व का माध्यम वायु होगा, निर्वात होगा। तो इनके आंसर्स आपको फिक्स ही मिलेंगे, सारणी की जरूरत भी आपको नहीं पड़ने वाली है। अधिकतम प्रकाशिक घनत्व हीरे का होता है और न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व वायु अर्थात निर्वात का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको केरोसिन, तारपीन का तेल और जल दिए गए हैं, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है। अब जिनका अपवर्तनांक कम होता है, अपवर्तनांक कम होने का मतलब है जिनका प्रकाशिक घनत्व कम होता है, उनमें प्रकाश तेज गति से चलता है, और जिनका प्रकाशिक घनत्व ज़्यादा होता है, अपवर्तनांक ज़्यादा होता है, उनमें प्रकाश धीमी गति से गति करता है। तो प्रकाश की गति प्रकाश के प्रकाशिक घनत्व पर निर्भर करती है, सीधे सीधे कहें तो उसके अपवर्तनांक पर निर्भर करती है। जिस पदार्थ का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होगा, जिसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा, वहाँ प्रकाश की गति सबसे ज़्यादा होगी, उसकी चाल सबसे ज़्यादा होगी। केरोसिन, तारपीन का तेल और जल, इन सभी में से जल का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम होता है। जब जल का प्रकाशिक घनत्व सबसे कम है तो प्रकाश भी जल में ही सबसे अधिक तीव्र गति से गति कर रहा होगा इन तीनों केसेस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इस कथन से आपका क्या अभिप्राय है। हीरे का अपवर्तनांक 2.42 दिया गया है, इसका मतलब है यदि हम दूसरे माध्यम को निर्वात लेकर के चलें तो निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल की तुलना में 2.42 गुना है। यदि हम निर्वात को पहले रख रहे हैं तो निर्वात में प्रकाश की चाल हीरे में प्रकाश की चाल की तुलना में 2.42 गुना होगी, और यदि हम हीरे की चाल को आगे रखें, हीरे में प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल की 1/2.42 गुना होती है। कैसे निकाला, हीरे का अपवर्तनांक फॉर्मूला लिखेंगे, निर्वात में चाल बटे हीरे में चाल। अपवर्तनांक दे रखा है, बाकी दोनों मानों को ऐसे का ऐसा ही रखें। यदि हीरे में प्रकाश की चाल को इस तरफ लेकर के जाएंगे तो यहाँ हम लिखेंगे निर्वात में प्रकाश की चाल बराबर 2.42 गुणा हीरे में प्रकाश की चाल। अतः निर्वात में प्रकाश की चाल का मान हीरे में प्रकाश की चाल का 2.42 गुना होता है। और यदि इस फैक्टर को हम अपॉन में लिख लेते हैं तो यहाँ 1/2.42 गुना लिखेंगे, तो हम उस स्टेटमेंट को यहाँ पढ़ पाएंगे, हीरे में प्रकाश की चाल बराबर होगी 1/2.42 गुना निर्वात में प्रकाश की चाल के। तो इस तरीके से हीरे के अपवर्तनांक का यदि हमें मान दे रखा है तो उस कथन का हम 2 तरीके से अभिप्राय निकाल करके बता सकते हैं। इसी के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन लेंस का और पढ़ लें। जैसे हम परावर्तन में दर्पणों को पढ़ते थे, ऐसे ही हमें अपवर्तन में लेंसों को पढ़ना होता है। जैसे हमने परावर्तन में 2 लेंसों से बनने वाले रे डायग्राम को पढ़ा था, ऐसे ही हमें लेंसों से बनने वाले रे डायग्राम किरण आरेखों को भी पढ़ना होगा। तो सबसे पहले पढ़ें, लेंसों में 2 लेंस यहाँ दिए गए हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। सभी लेंसों को गोलीय लेंस का एक नाम दिया जाता है। गोलीय लेंस किन्हें कहते हैं, 2 तलों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों तल गोलीय होते हैं लेंस कहलाते हैं। 2 तलों से घिरा हुआ, एक तल ये रहा, दूसरा तल ये रहा, जिसके दोनों के दोनों तल गोलीय होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर भी 2 गोलीय भाग लिए गए हैं, हमने 2 प्रकार से संयोजित कर सकते हैं। एक बार यह एक दूसरे को इस दिशा में काट रहे हैं, एक बार यह एक दूसरे के विपरीत दिशा में रख करके एक लेंस का निर्माण कर रहे हैं। पहला होता है उत्तल लेंस, यह किनारों की अपेक्षा बीच से मोटा होता है। किनारों पर आप देख रहे हैं इनका गैप कम है और बीच में इनका गैप ज़्यादा है, तो किनारों की अपेक्षा बीच में मोटे होते हैं। इन लेंसों को अभिसारी लेंस कहा जाता है। नेक्स्ट है अवतल लेंस, यह बीच की अपेक्षा किनारों से मोटे होते हैं, बीच में थोड़े इनका गैप कम होता है, किनारों पर इनका गैप ज़्यादा होता है, तो इसलिए बीच की अपेक्षा यह किनारों से मोटे होते हैं, इन्हें अपसारी लेंस कहा जाता है। साथ ही इसमें हम पढ़ेंगे कि लेंसों से किस प्रकार से किरण आरेख बनाए जाते हैं। जैसे आपने दर्पणों में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से किरण आरेख बनाने के नियम पढ़े थे, किरण आरेख पढ़े थे, इसी तरीके से हम लेंसों में भी पढ़ेंगे उत्तल दर्पण से किरण आरेख बनाने के नियम, साथ ही उन सभी से रिलेटेड किरण आरेख। लेकिन अपनी अगली वीडियो में, अपनी आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।